अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, क्या हुआ जब अमेरिका ने सऊदी अरब के एक बादशाह को फ़लस्तीन की सपोर्ट करने पर अपनी ही रॉयल फैमिली के हाथों मार दिया था। और क्या होता है जब अमेरिका की बात ना मानने पर अपनी ही मुल्क के गद्दार लोग बहादुर लीडर को कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका के खिलाफ बोलने पर कत्ल किए जाने वाले मुस्लिम लीडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नल क़ज़ाफ़ी लीबिया के एक लीडर थे। इन्होंने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया पर हुकूमत की और इस दौर में इन्होंने लीबिया को दुनिया का एक ऐसा मजबूत ताकतवर मुल्क बना दिया था कि पूरी दुनिया में ये लीडर मशहूर हो गया। इन्होंने अपनी कौम के लिए जितना कुछ भी किया, इतना शायद ही दुनिया की किसी लीडर ने किया होगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि क़ज़ाफ़ी के दौर में लीबिया के हर घर में बिजली, पानी और गैस बिल्कुल फ्री थी। यहाँ तक कि लोगों के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जो इतना तरक्की याफ्ता हो, जो कि अपने शहरियों को इतना ज़्यादा सहूलियत दे सके जो उस वक़्त लीबिया ने अपने दौर में की हुई थी। दोस्तों, सिर्फ ये नहीं बल्कि लीबिया में अगर कोई शख्स अपना कारोबार शुरू करना चाहता था या गाड़ी लेना चाहता था तो इसके आधे पैसे गवर्नमेंट दे दी थी। इतना कुछ देने के बावजूद भी इसके लोगों ने अपने लीडर की कदर नहीं की और अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही हाथों से इन्हें शहीद कर दिया। असल में लीबिया के पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर थे और कर्नल क़ज़ाफ़ी ने तमाम बैरूनी मुल्क को अपने मुल्क में आकर तेल निकालने से मना कर दिया था। इन ममालिक में अमेरिका भी शामिल था और अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त बात ये थी कि लीबिया के पास 143 गोल्ड के रिजर्व थी और कर्नल क़ज़ाफ़ी इससे पूरे अफ्रीका के अंदर अपने एक नई करेंसी बनाना चाहते थे। अगर अफ्रीका के अंदर एक नई करेंसी बन जाती तो अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ना था और लोगों ने डॉलर्स में ट्रेड छोड़ देनी थी। ये हमेशा अमेरिका को ललकारते थे और अमेरिका के किसी भी रूल्स को नहीं मानते थे। लेकिन 2010 में लीबिया के अंदर इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई, जिसके चलते शहरियों ने गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहिरे करना शुरू कर दिए। अमेरिका ने इस नाचाकी का भरपूर फायदा उठाते हुए लीबिया के शहरियों के दिल में बगावत के बीज बोना शुरू कर दिए। इन्होंने अपनी नुमाइंदे लीबिया भेजे और इस तरह इस एजेंट ने लीबिया के शहरियों के साथ मिलकर कर्नल क़ज़ाफ़ी के खिलाफ एक नई गवर्नमेंट बना ली। इन एजेंट्स ने मुल्क के अंदर ये झूठी खबर फैला दी कि क़ज़ाफ़ी लोगों को रोकने के लिए शहरियों का कत्लेआम कर देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि 2011 में यूनाइटेड नेशन ने टेटो को लीबिया पर हमला करने की इजाज़त दी ताकि वो कर्नल क़ज़ाफ़ी को पकड़ ले और लीबिया के लोगों को क़ज़ाफ़ी से बचा सके। दोस्तों, 6 महीनों तक ये लोग कर्नल क़ज़ाफ़ी को ढूंढते रहे, लेकिन क़ज़ाफ़ी की आर्मी ने इन्हें छुपाने में कामयाब रही। आखिरकार अक्टूबर 2011 में इन्होंने कर्नल क़ज़ाफ़ी की लोकेशन ट्रेस कर ली और जब ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो इन्हें पकड़ लिया गया। कर्नल क़ज़ाफ़ी को अपने ये मुल्क के लोगों ने इतनी बेदर्दी से मारा कि इसे सुनकर इंसान की रूह काम जाती है। पहले इनके जिस्म के सबसे नाजुक हिस्सों को गोलियां मारी गई और फिर इनके सीने में गोलियां मारकर इन्हें शहीद कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें शहीद करने के बाद एक रेगिस्तान में दफन कर दिया गया जहां पर किसी को इनकी खबर भी नहीं मिल सकी। लेकिन जो भी हुआ, लीबिया आज भी कर्नल क़ज़ाफ़ी की मौत का हमियारा भुगत रहा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो भुट्टो को नहीं जानता होगा। पाकिस्तान में पीपल्स की बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही रखी थी। 1971 में इन्हें पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर दिया गया, लेकिन ये बमुश्किल 2 साल ही मुल्क की बागडोर संभाल सके। इसके बाद 1973 में पाकिस्तान के अंदर एक नया लॉ पास हुआ और इसके तहत इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत
से पाकिस्तान के लिए एतमाद सर अंजाम दी। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान भी रखा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को एटमी ताकत का मंसूबा भी भुट्टो ने ही पेश किया था और यही मेन वजह थी जिसके चलते भुट्टो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिका की नज़रों में पहले ही दिन से गड़कते थे। इन्हें हमेशा भुट्टो से डर लगता था क्योंकि भुट्टो की सबसे बड़ी खूबी ये थी क्योंकि वो अमेरिका की पपेट ना थे और ना ही कभी इनके असूलों पर चलते थे। यहाँ तक कि भुट्टो अरब मुल्क की हुक्मरानों को अक्सर इस बात पर कायल करते थे कि वो अपने तेल की ज़खायर को मगरबी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। भुट्टो इतने निडर थे कि खुलेआम यूएन में जाकर बोल दिया कि हम गुलाम नहीं बनेंगे और ये अमेरिका को पता चल गया कि ये बंदा किसी के भी काबू में नहीं आ सकता। यहाँ तक कि भुट्टो को अरब ममालिक का पैसा भी पाकिस्तान में ही लाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर मगरबी ताकतों का मुकाबला कर सके। लेकिन जब भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का इरादा किया तो अमेरिका से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अमेरिका ने एक आदमी को भुट्टो के पास भेजा जिसका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बनाने का फैसला तर्क कर दे, लेकिन भुट्टो ने ऐसी कई कई सुना दी कि उसे वापस भेज दिया। दोस्तों अब अमेरिका भुट्टो से छुटकारा चाहता था। दोस्तों इस दौर में नवाब अहमद खान नाम के एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनकी भुट्टो से नहीं बनती थी। ये दोनों कभी भी इस फैसले पर मुत्तफिक नहीं थे। अमेरिका ने इस चीज का फायदा उठाकर नवाब अहमद खान को कत्ल करवा दिया ताकि सबका शक जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जाए और फिर ऐसा ही हुआ। नवाब अहमद खान की बेटी और घर वालों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जिसकी वजह से इन्हें न सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि मुल्क की सदारत से भी हाथ धोना पड़ा। 2 साल तक नवाब अहमद खान का केस चलता रहा और इस दौरान इन्होंने अपने ऊपर लगी हुई इस इल्जामात को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी साजिश की हुई थी कि बुरी तरह फंस चुके थे। आखिरकार फरवरी 1989 में भुट्टो को फांसी की तख्त पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों तारीख गवाह है, लेकिन आज तक जिस सियासी लीडर ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो अमेरिका ने ऐसी साजिश की है कि इसके अपने ये लोग इसके जान ले लेते हैं। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़। दोस्तों शाह फैसल सऊदी अरब की किंग थे। इन्होंने 1964 से लेकर 1975 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। शाह फैसल न सिर्फ एक मजबूत बल्कि ताकतवर लीडर साबित हुए बल्कि इनके पास ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज थी बल्कि इन्होंने अमेरिका तक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। किंग शाह फैसल फ़लस्तीन को सपोर्ट करते थे बल्कि इनकी वजह से सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक भी बहुत मजबूत था। लेकिन 1973 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक जंग हुई थी जिसका नाम केपुर वार था। वैसे तो इस जंग को इजिप्ट और सीरिया लीड कर रहे थे लेकिन इन्हें अंदरूनी तौर पर सऊदी अरब की फुल सपोर्ट हासिल थी। यहाँ तक कि हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि इसराइल सफ़े हस्ती से खत्म होने के करीब आ गया था। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और जंग में कूद पड़ा। जैसे ही शाह फैसल को खबर हुई कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो शाह फैसल ने तमाम अरब की लीडर्स को अपने साथ मिला लिया और अमेरिका को ऑयल देने से इनकार कर दिया। जैसे ही शाह फैसल ने ऑयल बंद कर दिया तो अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। शाह फैसल ने अमेरिका की वो हालत कर दी कि वो लोग मुसलमानों से भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि पूरे नॉर्थ अमेरिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह कर दिया था। शाह फैसल के इस एक कदम से अमेरिका की इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। वैसे तो पूरे अमेरिका ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे लेकिन इन लोगों को समझ आ गई थी कि ये बंदा अमेरिका को तबाह कर सकता है। दोस्तों जिस दौर में शाह फैसल की अमेरिका से नहीं बनती थी इस वक्त इनका एक सौतेला भाई का बेटा जिसका नाम भी फैसल था वो तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में रहता था। इस सऊदी शहजादी का वालिद जो कि शाह फैसल का सौतेला भाई था वो कुछ खानदानी मसाइल की वजह से शाह फैसल से अक्सर नाराज रहता था। अपने सौतेले भाई की नफरत की वजह से इस सौतेले भाई का बेटा जो कि अमेरिका में रहता था तो वो भी शाह फैसल से नफरत करता था क्योंकि हमेशा अमेरिका की हिमायत में ही बोलता था। जब अमेरिका ने देखा कि ये अपने चचा का साथ देने के बजाय हमारा साथ दे रहा है तो इन्होंने ऐसे ही मोहरा बनाकर शाह फैसल के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। इन्होंने सबसे पहले एक इसराइली एजेंट को हायर किया जिसने सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले इस शहजादी से दोस्ती करके इसका एतबार हासिल किया।
اور پھر آہستہ آہستہ اس کی شاہ فیصل سے نفرت کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ شاہ فیصل کو قتل کرنے کی حد تک پہنچ گیا۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل اپنے محل میں اپنے درباریوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ان کا بھتیجا بھی وہیں پر موجود تھا۔ جیسے ہی شاہ فیصل بھتیجے سے ملنے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لی اور انہیں سیدھا گولیاں مارنا شروع کر دی۔ دوستو اس غدار نے شاہ فیصل کو ایسی گولیاں ماری کہ وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ خیر اس منافق کو فوراً اریسٹ کر لیا تھا اور بعد میں اس کا سر بھی قلم کر دیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے امریکہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تھا اور پوری مسلم ممالک کو ایک جانباز لیڈر سے ہاتھ دھونا پڑا، عمران خان۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب عمران خان نے امریکہ کے غلام بننے سے انکار کر دیا تو اپنے ہی ملک کے رکھوالوں نے نہ صرف انہیں پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا کر جیل میں بند کر دیا اور آج 2 سال اور 2 مہینے ہو چکے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔